नमस्ते, राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी हिंदी भाषा किन किन चरणों से होकर गुजरी। उसके बाद मैंने पार्ट 2 में आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में विस्तार से समझाया था कि वैदिक संस्कृत का समय क्या है, लौकिक संस्कृत का समय क्या है, वैदिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथों की रचनाएं हुई, लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद हमने कल पाली भाषा के बारे में पढ़ा था। तो पाली भाषा के बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ शॉर्ट, ताकि आपको कल का याद रहे। उसके बाद हम प्राकृत भाषा को पढ़ेंगे। तो पाली भाषा का समय मैंने क्या बताया था। जैसे प्राकृत भाषा का समय 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, तो पाली भाषा का समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, ये हमें याद रखना है। पाली भाषा किस धर्म की भाषा थी? पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार करने के लिए पाली भाषा का अपनाया था। और पाली भाषा में हमने कल डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम आगे प्राकृत भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ रहे थे। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 भाषाएं हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा हमने कल पढ़ ली है। अब हम प्राकृत भाषा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का समय हमें याद रखना है कि प्राकृत भाषा का समय है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब मैंने आपको बताया था कि ईस्वी का हमें ध्यान रखना है, ये सिर्फ हमें पाली भाषा में याद रखना है, क्योंकि पाली भाषा का समय मैंने बताया था आपको कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। इसमें देखो, यहाँ ईस्वी पूर्व आया है और ईस्वी आया है। अब पाली ये प्राकृत भाषा का हम अर्थ जानेंगे, किसे जन भाषा कहते हैं। क्या आपसे पूछा जाएगा पाली भाषा का अर्थ क्या है? जन भाषा, क्योंकि जन जन की भाषा को ही जन भाषा कहा जाए, क्योंकि जनता की लोकप्रिय भाषा थी प्राकृत भाषा। उसके बाद यह पाली से आने वाली भाषा कहा जाता है। अतः पाली से आने वाली भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले पाली भाषा है, पाली के बाद प्राकृत आई, इसीलिए हम इसे पाली से आने वाली भाषा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाली से आने वाली भाषा कौन है, तो पाली से आने वाली भाषा हमारी प्राकृत भाषा है। जैसे मैं डेश लगा रही हूँ, आपको वैसे ही डेश लगाना है। जैसे मैं गोला बना रही हूँ, आपको गोला बनाना है, ताकि अब जब आप रिवीजन करो तो आपको आसानी हो रिवीजन करने में। उसके बाद यह पाली के समानांतर चली आ रही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत भाषा किस भाषा के समानांतर चली आ रही है, तो ये पाली भाषा के समांतर चली आ रही है, क्योंकि पाली के बाद ही प्राकृत भाषा आई है। जैसे जैसे पाली भाषा का प्रचलन होता गया, उसके बाद प्राकृत भाषा का भी प्रचलन होता गया। अब यह जैन साहित्य की भाषा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत भाषा किस साहित्य की भाषा है? जैन साहित्य की। तो हमें पाली और प्राकृत में कंफ्यूज नहीं होना है। पाली भाषा बौद्ध साहित्य की भाषा है। किसकी भाषा है? बौद्ध साहित्य की भाषा है। क्या है? पाली भाषा है ना। पाली भाषा बौद्ध साहित्य की भाषा है और प्राकृत भाषा जैन साहित्य की भाषा है। हमें दोनों याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा जैन साहित्य की भाषा कौन सी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो हम बता सकते हैं कि प्राकृत का है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो पाली भाषा बौद्ध साहित्य की भाषा है। ऐसे ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये भी हमें याद रखना है कि महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए। अब पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे? पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे ना। पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने, है ना। तो बुद्ध धर्म की भाषा है, तो आपसे आएगी पाली भाषा के उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने। और जैन साहित्य, क्योंकि महावीर स्वामी जैन साहित्य से संबंधित थे या जैन मुनि थे, तो इसलिए महावीर स्वामी ने अपनी भाषा प्राकृत भाषा रखी। अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। इस भाषा में सर्वाधिक जैन साहित्य की रचना हुई। अब बेसिक ही है, क्योंकि अगर ये जैन साहित्य की भाषा है तो सर्वाधिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही रचना होगी। जैसे सर्वाधिक पाली भाषा में किस साहित्य की रचना हुई? बौद्ध साहित्य की रचना हुई। वैसे ही सर्वाधिक जैन साहित्य की रचनाएं किस भाषा में हुई? हमारी प्राकृत भाषा में। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाली के व्याकरणकर्ता कौन है। जैसे मैंने आपको पाली भाषा में बताया था कि कच्छायन मोगलायन ऋषि को पाली भाषा के व्याकरणकर्ता माने गए हैं। हमें इन ऋषियों के नाम याद रखने, क्योंकि नाम में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
प्राकृत के व्याकरणकर्ता किसे कहा गया है? वररुचि। और वररुचि का ग्रंथ क्या है? प्राकृत प्रकाश। ये भी हमें याद रखना है। ये पूछा जाता है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि की। जो हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं या हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपकी जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम है जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती है उन सभी में इसमें क्वेश्चन बनेगी। जैसे MPSI जिसमें 70 नंबर की हिंदी आएगी, जो पुराना सिलेबस है, अभी नया सिलेबस उसका आया नहीं है और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो 70 नंबर की जो हिंदी पूछी जाएगी वो इसी में पूछी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश की जितनी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे SSC GD में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, शायद अभी ज़्यादा पूछी जाती होगी, मैं पुराना बता रही हूँ, तो वो हिंदी यहीं से आएगी। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, TGT PGT सभी बच्चों के लिए क्लास लाभदायक है। इसलिए मैं जो आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक चीज़ को नोट करना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और पढ़ने में आसानी हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत के व्याकरणकर्ता कौन है? वररुचि। और वररुचि का ग्रंथ क्या है? प्राकृत प्रकाश। तो प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? वररुचि का। प्राकृत प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में, है ना। आपको नोट करना है जो मैं बोल रही हूँ कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। अब ये तो आसान है क्योंकि प्राकृत लिखा हुआ है, तो वैसे कि प्राकृत भाषा में ही हुआ होगा। और किसका ग्रंथ है? वररुचि का ग्रंथ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट प्रश्न है MP सेट का, नेट का, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो भी हिंदी साहित्य की एग्जाम होती है या जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा गया है हेमचंद्र को, है ना। हमें याद रखना है कि प्राकृत की व्याकरणकर्ता वररुचि है, वह से याद रख लो वररुचि, और पाणिनि है, प्राकृत के पाणिनि है हेमचंद्र। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब से पूछा जाए कि हेमचंद्र का ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो हम यहाँ हेम से याद रख लेंगे। जैसे प्राकृत से हमने याद रखा प्राकृत भाषा का है, तो हेम हमें याद रखने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक अपनानी होगी जो हमें याद रह जाए, वो प्रश्न या उसका आंसर। तो हेम सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये दोनों व्याकरणकर्ता वररुचि है, हेमचंद्र क्या है? पाणिनि है। वो इसमें तीन ऋषि हुए जिन्होंने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे। तो भरत मुनि, मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया ताकि आप नोट आसानी से कर ले। भरत मुनि भी प्राकृत भाषा के ग्रंथकार है, ऋषि हैं। तो भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना प्राकृत भाषा में की है। आपसे पूछा जाएगा भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो ये भरत मुनि का ग्रंथ है। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन आ गया कि प्राकृत भाषा के कौन कौन से ग्रंथकार हैं। आपको तीनों कौन से ग्रंथकार नहीं है, 3 ऑप्शन दे देंगे, वररुचि, हेमचंद्र, भरत मुनि, और एक ऑप्शन पाणिनि का दे दिया जाएगा या किसी का। जैसे पाली भाषा में पाणिनि का नाम आया है, वैसे ही तो हमें एक क्वेश्चन हटाना है कि वररुचि, हेमचंद्र, भरत मुनि, हमें याद है कि तीनों तो प्राकृत भाषा के, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें किसी भी ऋषि मुनि का नाम दे दिया जाएगा, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब हमें तीनों नाम याद होंगे। उसके बाद आगे हैं कि प्राकृत के 3 चरण माने जाते हैं ना। आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत भाषा के कितने चरण माने जाते हैं या प्राकृत भाषा किन किन चरणों से होकर गुजरी है। तो प्राकृत भाषा के 3 चरण माने जाते हैं। अब प्राकृत की प्रथम अवस्था, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, तो आपको लिखना है कॉपी में कि प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली है, प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत ही खुद है, और प्राकृत की जो तृतीय अवस्था है जो हम आगे डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे अपभ्रंश, ये प्राकृत की तृतीय अवस्था है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राकृत की प्रथम अवस्था क्या है? पाली। प्राकृत की द्वितीय अवस्था क्या है? प्राकृत। और प्राकृत की तृतीय अवस्था क्या है? अपभ्रंश। आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही नोट्स बनाने हैं और उसे कॉपी में नोट करना है सभी छात्रों को। और आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो को यूट्यूब पे ये अच्छी सुविधा दी हुई रहती है कि हम वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। आप वीडियो को 10 बार देखेंगे, आपको 10 बार समझ में नहीं आया तो आप आसानी से देख सकते हैं। पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे कैसे क्लास में याद हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि प्राकृत भाषा के 3 चरण हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जैसे मध्यकालीन आर्य भाषा की 3 अवस्थाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश।
वही प्राकृत की अवस्थाएं हैं। तो पाली की प्रथम अवस्था, प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली को माना जाता है, हमें याद रखना है। पाली की द्वितीय अवस्था, हमें ये नाम याद रखना है कि प्रथम द्वितीय, क्योंकि हम नाम तो याद रख लेंगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि प्राकृत की तृतीय अवस्था किसे कहा जाता है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, वो संस्कृत दिया हुआ है, तो हमें याद होना चाहिए कि प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश। अब हमें इसे कैसे याद रखें, क्योंकि हमें पता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा की 3 भाषाएं हैं, पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो पाली पहली है तो ये प्राकृत की प्रथम अवस्था, प्राकृत दूसरी है तो प्राकृत की द्वितीय अवस्था, और ये प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी भाषा है, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि तृतीय अवस्था होगी। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया है। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हमें सभी भाषाओं के समय याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन समय का ही आता है ना, तो ये समय हमें याद होना ही चाहिए कि किस भाषा का कौन सा समय। वैसे मैंने जितने भी आपको पॉइंट लिखा है, हर पॉइंट का क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, इसलिए हमें याद रखना है कि प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अर्थ क्या है, जन भाषा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यह पाली भाषा से आने वाली भाषा है ना, यह प्राकृत भाषा पाली भाषा से आने वाली भाषा है। आपसे पूछा जाए कि प्राकृत भाषा किस भाषा से आई है, पाली भाषा से आई है। फिर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत भाषा किसके समांतर चल रही है, पाली भाषा के समानांतर चल रही है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये वाला है जो हमें याद रखना है कि जैन साहित्य की भाषा क्या है, प्राकृत। बौद्ध साहित्य की भाषा है पाली, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध साहित्य में उपदेश किसने दिए, गौतम बुद्ध ने, और पाली भाषा में उपदेश किसने दिए हैं, महावीर स्वामी ने। ये दोनों हमें याद रहने ही चाहिए। और बौद्ध धर्म के कितने ग्रंथ थे, त्रिपिटक है ना, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभितम पिटक। इन तीनों पिटकों की रचना किसमें हुई थी, पाली भाषा में। वैसे ही जो 3 ग्रंथ प्राकृत भाषा के दिए हुए हैं, प्राकृत प्रकाश, सिद्ध एवं शब्दानुशासन और नाट्यशास्त्र, इन तीनों की रचना किसमें, प्राकृत भाषा में। हमें याद रखना है कि प्राकृत के व्याकरणकर्ता कौन है, वररुचि। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, है ना, और भरत मुनि क्या है, नाट्यशास्त्र की रचना की है। वररुचि का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र का ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, और भरत मुनि का क्या ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र। प्राकृत की कितनी अवस्थाएं, प्राकृत की 3 अवस्थाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। प्रथम अवस्था है प्राकृत की पाली भाषा, प्राकृत की द्वितीय अवस्था है अपभ्रंश, ये प्राकृत स्वयं ही है, और प्राकृत की जो तृतीय अवस्था है वो अपभ्रंश भाषा है ना। तो आज हमने मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी भाषा को भी कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति, मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है, जिसमें आपको हिंदी भाषा किन किन चरणों से होकर गुजरी, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर जाकर हमारी हिंदी भाषा की रचना हुई है। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने बताया था कि हम एक एक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत भाषा के बारे में मैंने पढ़ा था कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को। फिर उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आई, जो मैंने पार्ट 2 में आपको डिटेल से समझाया है। और पार्ट 3 में मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने पाली भाषा को अच्छे से समझाया है। तो आपको पहले तीनों वीडियो देखनी है, ताकि 1 बाय 1 आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्राकृत भाषा फिर आसानी से समझ में आएगी कि कौन से धर्म की भाषा क्या है, किस भाषा में किस ग्रंथ की रचना हुई है, और किस भाषा का समय क्या है। जो मैंने पढ़ाया है ये आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो घर बैठे किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य, ये नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी वनडे एग्जाम है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनके लिए। और जो मेरे छात्र हैं अभी कॉलेज में हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर के हैं, बीए सेकेंड ईयर के, बीए थर्ड ईयर के हैं, और जो एमए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उन सभी के सिलेबस पूरा यही दे रखा है। तो आपको ये पढ़ेंगे तो आपकी जब आपके कॉलेज कंप्लीट होगा, या अगर आप आगे जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से आपकी बेसिक की नींव मजबूत हो जाएगी। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगी, तो आप आसानी से इसे अपनी कॉपी में नोट करें। जैसे मैंने 1 बाय 1 लिखा है, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा आपको इंपॉर्टेंट करना है, जो मैंने हाईलाइट करी चीज़ें हाईलाइट करनी है, और आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बस धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। राधे राधे।